वेलकम प्यारे बच्चों टू द माइंड मैप सीरीज अगेन। बेटा इस सीरीज में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर्स का रिवीजन करते हैं थ्रू माइंड मैप्स। फास्ट रिवीजन करते हैं ताकि कम टाइम में पूरे चैप्टर को हम लोग रिवाइज कर सकें। बेटा जो चैप्टर्स पहले से कवर हो चुके हैं उनको आप लोग माइंड मैप्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जा करके ढूंढ सकते हो। आज का टॉपिक अपना क्या है? आज का टॉपिक है अपना ट्रांसवर्स वेव्स, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इस पर आप देखोगे तो हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शुरू करें, लेट्स बिगिन। बेटा ट्रांसवर्स वेव आप जानते हो वेव्स यानी मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल दो में टूटता है, और मैकेनिकल दो हिस्सों में टूटती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में। लॉन्गिट्यूडनल वेव में साउंड वेव का एग्जांपल आता है। बेटा हम लोग क्योंकि माइंड मैप्स के जरिए रिवीजन कर रहे हैं, फास्ट चलेंगे, ये मानते हुए रिवीजन करेंगे कि बेसिक्स आपको पता है। हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि अगर किसी टॉपिक पर बहुत एलॉबरेट करेंगे, उसको खींचेंगे उसको, तब तो फिर उसमें और फिर नॉर्मल नोट्स में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल दो तरह की वेव होती हैं। मैकेनिकल वेव वो होती है जिसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, और नॉन मैकेनिकल जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे लाइट वेव है, जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैकेनिकल वेव बेटा दो हिस्सों में टूट जाती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसवर्स की। जैसे आप कह सकते हो किसी स्ट्रिंग में अगर कोई वेव चल रही है तो वो ट्रांसवर्स नेचर की है। तो ट्रांसवर्स वेव्स बेटा क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म करती हैं। ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है, इसको अगर आप डिस्टेंस की लैंग्वेज में कहोगे या कह लो इस गैप को, तो आप डिस्टेंस की लैंग्वेज में वेवलेंथ कहते हो। इसी गैप को अगर आप फेज़ की लैंग्वेज में कहो बेटा तो आप कहते हो 2 पाई रेडियंस, और इसी गैप को अगर आप टाइम की भाषा में कहें तो इसको आप कहते हैं एक टाइम पीरियड। तो यही एक कंप्लीट वेव कहलाती है, एक पल्स कहलाती है। पार्टिकल ने अपने मेन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लिया बेटा, ये क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसने अपने मेन पोजीशन से कितना वो ऊपर या नीचे गया है, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। सिंपल हार्मोनिक वेव यानी ऐसी वेव जिसमें कि पार्टिकल अपने मेन पोजीशन के अबाउट क्या करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है जब वेव उस पर से गुजर रही होती है। ये एक वेव की जनरल इक्वेशन है। ये तो बेटा डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका मेन पोजीशन से, एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर वेव नंबर, फेज कांस्टेंट। बेटा अब कुछ बुक्स में आपको ये kx माइनस ओमेगा टी मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। वो बस पहले क्रेस्ट बन रहा है या ट्रफ बन रहा है उसी को डिफाइन कर देता है। तो ओमेगा टी माइनस kx बेटा अगर ये माइनस होता है तो ये वेव इसका मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, और अगर यहाँ प्लस होता तो वेव नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रही होती। फेज कांस्टेंट का बिल्कुल वही काम है जो SHM में होता है या जो AC में होता है, यानी t=0 पर क्या पोजीशन थी, t=0 पर क्या वैल्यू थी। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रिक्वेंसी एटसेट्रा। तो बेटा k यानी एंगुलर वेव नंबर को आप 2 पाई बाई लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ, यहाँ वेवलेंथ है ये लिखते हो। एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2 पाई f इज फ्रिक्वेंसी, या इसी को बेटा आप क्या कह सकते हो 2 पाई बाय t, एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो गई वहाँ पे ओमेगा। तो ये तो वेव की जनरल इक्वेशन हो गई। बेटा पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी दोनों में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब कोई वेव चल रही होती है तो पार्टिकल वेलोसिटी का मतलब हो गया कि जो पर्टिकुलर एक पार्टिकल आपने डिसाइड किया, उसकी वेलोसिटी उस टाइम की वैल्यू पर कितनी थी। ऑब्वियसली ये एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। तो पार्टिकल की वेलोसिटी यानी आप बेटा इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे, dy बाई dt करोगे, तो ये देख सकते हो आप, बिल्कुल वही इक्वेशन आ गई जो SHM में होती है ना। ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म वहाँ होता था, वहाँ x क्योंकि पार्टिकल का मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बताता था, और यहाँ पार्टिकल के मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट को आप y से दिखा रहे हो, इसलिए वो y का टर्म आ गया। बिल्कुल वही कंसेप्ट है जब y=0 है, यानी पार्टिकल अपने मेन पोजीशन से गुजर रहा है, उस समय पार्टिकल की वेलोसिटी a ओमेगा हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। बिल्कुल यही चीज़ तो बेटा आप SHM में भी करते थे कि पार्टिकल जब अपने मेन पोजीशन से गुजर रहा होता था उस समय उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, और जब वो अपने एम्पलीट्यूड पोजीशन पर होता है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती थी। तो ये पार्टिकल वेलोसिटी है। इसको अगर आप फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा बेटा, यहाँ p से मतलब है पार्टिकल, तो dvp बाई dt कर दो तो ये बिल्कुल वही रिलेशन आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर y वाली, जैसे कि आपने अगेन SHM में किया था बेटा। वैसे भी सिंपल हार्मोनिक वेव का मतलब ही ये होता है कि जिसमें पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पर या मेन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो। तो ये बिल्कुल वही चीज़ आ जाती है जो कि आपने SHM में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये एलिमेंट्री कंसेप्ट आ गया, क्लियर। अब बेटा इसके ऊपर चलते हैं यहाँ से।
तो ये हो गई वेव वेलोसिटी बेटा। ये वेव की वेलोसिटी है और ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, इससे कंफ्यूज मत होना। पार्टिकल वेलोसिटी का मतलब हुआ पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन के अबाउट कितनी वेलोसिटी से टाइम के उस वैल्यू पे चल रहा है, और वेव वेलोसिटी का मतलब हुआ वेव कितनी स्पीड से चल रही है, यानी 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो वेव की वेलोसिटी हो जाएगी बेटा क्या, लैम्डा बाई टी, और इसी को जब आप ओमेगा और के टर्म्स में रखोगे तो ओमेगा बाय के। और बेटा यहीं से आप जो एक बेसिक फार्मूला निकलता है v = f लैम्डा, वो भी निकाल सकते हो, क्योंकि 1/t को आप फ्रीक्वेंसी बोलोगे तो v = f लैम्डा। और ये एक ऐसा फार्मूला होगा जो कि सिर्फ मैकेनिकल वेव के लिए नहीं, इवन आप देखोगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, लाइट वेव में भी आप इसका इस्तेमाल करते हो। बेटा ये फार्मूला कहाँ का है, ये फार्मूला है स्ट्रिंग में, जब किसी कोई धागा है खिंचा हुआ है, तना हुआ है, उसमें ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी। ये हो गया उस धागे में टेंशन, ये है लीनियर मास डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, और इसी को आप लिख सकते हो डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेटा ये फार्मूला किस जगह का है, अगर कोई वायर है, कोई स्ट्रिंग है और वो खिंची हुई है और उसमें आप वेव को, ट्रांसवर्स वेव को फ्लो करा रहे हो, दौड़ा रहे हो, ठीक है, तो वह वेव जो चल रही है, तो उसमें धागे में टेंशन और ये लीनियर मास डेंसिटी दैट इज मास बाय लेंथ। तो इसी को बेटा आप लिख सकते हो डेंसिटी इनटू एरिया दैट इज मास बाय वॉल्यूम इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे अगर ये वायर है तो उसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी को जोड़ने वाला बेटा ये फार्मूला है। पार्टिकल वेलोसिटी इज माइनस ऑफ, ये माइनस स्लोप के कारण आता है, वेव वेलोसिटी dy/dx, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर dy/dx, मतलब अगर आप y का x के रेस्पेक्ट में ले रहे हो, स्लोप बना रहे हो, तो वो कितने का है। तो ये फार्मूला बेटा, इस फार्मूले पर भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वैसे फार्मूले के लिए बेटा आप लोग एक काम और कर सकते हो, इसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स थ्रू फार्मूले, ठीक है। तो उसमें आप फास्ट फार्मूले के जरिए आप रिवीजन कर सकते हो। उसमें करीब फिजिक्स के 400-450 फार्मूले हैं और उनका कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है वो आपको पूरा इसका डिस्क्रिप्शन उसमें दिया हुआ है, ठीक है। उसका लिंक उसमें है, उसको लेकर के भी आप हेल्प कर सकते हो। आगे बढ़ें, चलो बेटा इधर आ जाते हैं। अब ये है पावर, यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कोई वेव अगर किसी मीडियम से गुजर रही है तो वो कितने की एनर्जी पर यूनिट टाइम ट्रांसफ़र कर रही है। बेटा जैसे मैकेनिक्स में होता है तो पावर 2 होती है, एवरेज भी और इंस्टेंटेनियस भी। तो अगर आप इंस्टेंटेनियस यानी एक पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू पर निकालते हो तो -t dy/dx इंटू dy/dt। ये बेटा ये जो dy/dx और dy/dt कहाँ से आएगा, आप इसी इक्वेशन को एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, dy/dx, दोबारा डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में तो dy/dt, t इज अगेन टेंशन। जब आप एवरेज लेते हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे, यानी आप एक टाइम ड्यूरेशन के बीच में एवरेज लेके करते हो, तो ये हो जाएगा 2π² a² एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, लीनियर मास डेंसिटी, वेलोसिटी। ये फार्मूला हो जाता है एवरेज का। अगेन बेटा ये सब फार्मूले आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। इंटरफेरेंस बेटा ये क्या है, एक पर्टिकुलर कंडीशन, जबकि वेव्स आपस में आकर के मिलें और उनके बीच में कोई फेस या पार्ट डिफरेंस हो, तो कभी वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो कभी वो एक दूसरे को अपोज करेंगे। किन कंडीशन में सपोर्ट, किन कंडीशन में अपोज। तो इंटरफेरेंस बेटा इसी पर बेस्ड वेव ऑप्टिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो आता है। तो ये फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये वहाँ भी इस्तेमाल होता है। फेस डिफरेंस को पार्ट डिफरेंस से जोड़ने वाला फार्मूला, मतलब अगर कोई वेव यहाँ से जा रही है और कोई वेव पीछे से आ रही है तो इसको इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलना पड़ा, दैट इज़ कॉल्ड पार्ट डिफरेंस। तो फेस डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस को रिलेट करने वाला फार्मूला बेटा, इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है कि अगर ये 2π, ये देखो ये फार्मूला आ यहीं से रहा है कि 2π का फेस डिफरेंस है जब लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है, तो अगर पार्ट डिफरेंस डेल्टा x का हुआ तो कितने का फेस डिफरेंस, ये वहीं से फार्मूला आ रहा है। अगर फेस डिफरेंस 2nπ हो या कह लो पार्ट डिफरेंस n लैम्डा, बेटा ये अगर फार्मूला आपको याद रहे तो अगर आप फाई की वैल्यू 2nπ रख दो यहाँ पे तो आप देख सकते हो डेल्टा x वाला फार्मूला यहाँ से आ जाएगा। तो ये केस होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, मतलब दोनों वेव्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होंगी। इसका मतलब क्रेस्ट और क्रेस्ट मिल करके बहुत ऊपर उड़ जा रहा होगा, ट्रफ मिलकर बहुत ऊपर उड़ जा रहा होगा, यानी वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर इनके बीच में 2n+1π या आप ये कह लो पाई का ऑड मल्टीपल है तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इनके बीच में पार्ट डिफरेंस अगर एक वेव का हाफ है, यानी इसका मल्टीपल है, λ/2 का ऐसे मल्टीपल है,
तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में चला जाएगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन में बेटा ये n की वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे आप रखते चले जाओगे तो आपको इसमें अलग अलग कंडीशन मिलती चली जाएगी। एक बात का ध्यान देना, कुछ बुक्स में बेटा आपको यहाँ पे 2n-1 मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। वहाँ पे n की वैल्यू को 1 से स्टार्ट करके किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू को 0 से लेके चल रहे हैं। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रहना चाहिए। बिल्कुल इसी फॉर्मूले से वेव ऑप्टिक्स में एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी निकलता है। रिफ्लेक्शन, जब कोई वेव किसी डेंसर मीडियम से टकरा के लौटती है, जैसे किसी धागे में वेव चल रही हो और वो जा करके किसी दीवार से मिले जाके दीवार पे, तो वो जब वापस आएगी रिफ्लेक्शन में, यानी वो अगर किसी डेंसर मीडियम से गुजर रही टकरा के वापस आती है तो उसमें पाई का फेज डिफरेंस होता है। बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्रेस्ट जा रहा था तो वो ट्रफ बन के लौटेगा, और अगर ट्रफ जा रहा होगा तो क्रेस्ट बन के लौटेगा। इसका मतलब पाई का फेज डिफरेंस हो जाएगा। और वही अगर वो रेयर मीडियम से टकरा के लौटेगी तो उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब अगर एक किसी मोटे धागे में वेव चल रही हो और आगे वो एक पतला धागा उसमें जोड़ दिया जाए, रेयर मीडियम हो, तो इसका मतलब वेव जब वापस लौटेगी तो बेटा उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब अगर क्रेस्ट गया होगा तो क्रेस्ट ही लौटेगा। तो ये रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट हो गया। बेटा एक पर्टिकुलर केस होता है, कह सकते हो आप सुपरपोजिशन का, जिसको आप कहते हो स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती है जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हों और वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करें, इंटरफेयर का एक पर्टिकुलर केस। तो ये होती है स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन। बेटा जैसा मैंने पहले भी कहा, हम लोग इसमें टू द पॉइंट रह रहे हैं, क्योंकि माइंड मैप के जरिए रिवीजन का पर्पज़ ये है कि आप पूरा चैप्टर एक बार पढ़ चुके हो, आपने उसको कई बार रिवीजन भी कर लिया है, अब आप फास्ट रिवीजन करना चाहते हो, यानी कुछ मिनटों के अंदर पूरा चैप्टर आप कवर कर लो, तब माइंड मैप का यूज़ है। तो बेटा अगर किसी को बेसिक्स चीज़ें चाहिए तो पहले वो फॉर्मूले के सारा सेट बना ले, जो मैंने बताया बेटा आपको, क्विक रिवीजन ऑफ फिजिक्स थ्रू फॉर्मूले, उससे पूरा फॉर्मूला तैयार करो आप, और फिर माइंड मैप में जितना पीछे के चैप्टर्स दिए हुए हैं उनको भी रिवाइज कर सकते हो। स्टैंडिंग वेव, बेटा स्टैंडिंग वेव क्या होती है? जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में इंटरफेयर करेंगी या सुपरपोज करेंगी, तो इक्वेशन होती है 2a sin kx cos ओमेगा t। आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये देख रहे हो कि ये वेव में तो प्लस या माइनस वाला टर्म ही नहीं है, इसीलिए इसको स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव बोलते हैं, क्योंकि ये एक ही जगह पर रुकी हुई है, इसमें एनर्जी दो नोड्स के बीच में फंसी हुई है, ये आगे जा ही नहीं पा रही, इसलिए इसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव। फिर भी इसको वेव क्यों बोल रहे हैं? अगर ये वेव नहीं है तो वेव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दो वेव से मिल करके बनी है, इसलिए आप इसको वेव बोल रहे हो। अदरवाइज इसमें वेव का जो बेसिक कैरेक्टर होता है ना, कि एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का ट्रांसफ़र करना, वो तो इसमें कहीं हो ही नहीं रहा। एनर्जी इसमें दो नोड्स के बीच में फंसी रह जाती है। स्टैंडिंग वेव में अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग एम्पलीट्यूड हो सकता है, जबकि ट्रैवलिंग वेव में ऐसा नहीं होता, हर पार्टिकल का एक जैसा एम्पलीट्यूड होगा, लेकिन यहाँ अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा। यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि परमानेंटली रेस्ट पे होते हैं, दैट आर कॉल्ड नोड्स। जैसे अगर हम इस इक्वेशन के मुताबिक बात करें तो 0 पर λ/2, λ3/λ/2 एंड सो ऑन, बेटा ये सारे पॉइंट जो होंगे ये कहलाते हैं नोड्स। नोड्स वो पॉइंट होते हैं जो कि परमानेंटली रेस्ट पर होते हैं, जो कि मूवमेंट करते ही नहीं, और वो पॉइंट जहाँ पर कि आपको मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड या एंटी नोड, दैट आर एंटी नोड्स। तो λ/4, 3λ/4 एंड सो ऑन, ये कहलाते हैं एंटी नोड्स। ठीक है, यानी वो पॉइंट जहाँ पर कि आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलता है। दो नोड्स या दो एंटी नोड्स के बीच का जो गैप होता है वो λ/2, एक के बाद दूसरा वाला नोड एडजेसेंट, और इसी तरह से एक नोड और एक कॉन्सिक्यूटिव एंटी नोड के बीच का गैप λ/4 का होता है। तो बेटा ये सारे जो रिलेशंस हैं ये आपको याद रहने चाहिए। इसमें जहाँ जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा हो कि वो पॉइंट आपको नहीं आता, तो बेटा उसको आपको नोट करना चाहिए, और अगर कोई चीज़ आती है तो उसको आप फास्ट बढ़ा सकते हो, 1.25 1.5x पर भी प्ले कर सकते हो। ओके बेटा, सोनोमीटर वायर, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखा जाए तो वेव्स में इसी पर पूछे जाते हैं, मतलब ट्रांसवर्स वेव में। सोनोमीटर वायर यानी जिसमें दोनों सिरे फिक्स हैं, तो दोनों सिरे फिक्स है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का भी पार्ट है। दो सिरे फिक्स हैं, यानी यहाँ पर नोड्स बनने तय हैं, तो बीच में एंटी नोड बन सकता है। तो ये बनता है मोस्ट फंडामेंटल केस, जिसमें एक लूप में वो ऑक्सीलेट कर रही है, तो यहाँ दोनों जगह नोड्स हो गए, बीच में एंटी नोड हो गया। तो जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है वो v/2L, यहाँ कहाँ से रही है? v = f लैम्डा से। इसी को अगर आप 1/t को f रख दोगे तो v = f लैम्डा। और लैम्डा क्या है बेटा? दो नोड्स के बीच का गैप λ/2। तो अगर आपने इस लेंथ को लिखा है L,
तो L इज इक्वल टू λ/2, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई V/12। फंडामेंटल जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो हार्मोनिक कहलाता है। तो ये है फंडामेंटल और यही है फर्स्ट हार्मोनिक, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई। अब अगर इतने ही लेंथ को हम 2 लूप्स में ऑक्सीलेट कराएं, यानी यहाँ तो नोड्स बनने तय हैं, बीच में एक नोड और आएगा और ये 2 एंटी नोड्स। ये बात भी ध्यान रखो बेटा कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 2 नोड्स एक साथ रह जाएं और बीच में एंटी नोड ना आए, या 2 एंटी नोड रह जाएं बीच में नोड ना आए। ये हमेशा एक दूसरे के अल्टरनेटिव चलते हैं, एक नोड है तो एक एंटी नोड जरूर होगा। तो अगर ये 2 बन रहे हैं तो इसका मतलब ये 2F0 होगा, यानी ये सेकेंड हार्मोनिक होगा, और हार्मोनिक के तुरंत बाद फर्स्ट ओवरटोन, यानी ये ऐसे कॉन्सिक्यूटिव चलता चला जाता है। तो इसमें आप देखोगे कि आपको ऑड और इवन दोनों हार्मोनिक्स मिलते हैं बेटा, किसमें? सोनोमीटर वायर में। इसका मतलब अगर इसमें 3 लूप्स होंगे तो वो 3F0 होगा, 4 लूप्स होंगे 4F0 होगा, एंड सो ऑन। तो इसी का जब जनरल फार्मूला आप लिखोगे तो F=NF0, ये नंबर ऑफ लूप्स हो गया। तो बाकी तो फिर बेटा F0 को V/12 रखोगे, एंड सो ऑन। तो ये मिल गई आपको फ्रीक्वेंसी बेटा, ये मिल गई सोनोमीटर वायर की फ्रीक्वेंसी। और ये सारी फ्रीक्वेंसीज नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं बेटा। नेचुरल फ्रीक्वेंसीज का मतलब कि आप अगर उसको सिस्टम को एक बार डिस्टर्ब करके छोड़ दो तो वो इतनी फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट कर सकता है। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर कोई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बेटा सोनोमीटर वायर की 10 हर्ट्ज़ है तो नेक्स्ट आपको मिलेगा 20, फिर 30, 40, 50, 60, यानी इस तरह से आपको लगातार फ्रीक्वेंसीज मिलती चली जाएंगी। अगर स्ट्रिंग का एक सिरा फिक्स है और दूसरा सिरा फ्री है बेटा, यही कंसेप्ट एज इट इज़ आपको मिलेगा साउंड वेव में। ये कंसेप्ट सिमिलर हो जाता है ओपन ऑर्गन पाइप के, और ये हो जाता है किसके बोलो? क्लोज ऑर्गन पाइप के। तो एक सिरा फिक्स है, दूसरा सिरा फ्री है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल लेकिन आप तभी करना जब क्वेश्चन ने आपसे स्पेसिफिकली ये कह रखा हो कि भाई एक सिरा फिक्स है, दूसरा सिरा फ्री है, या क्वेश्चन ये कह दे आपसे कि दूसरा सिरा उसका, एक सिरा तो फिक्स है, दूसरा सिरा किसी बहुत पतले धागे से जुड़ा है, तब आप इस कंसेप्ट को यूज़ करना, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज इसी का यूज़ करना। तो यहाँ नोड, यहाँ एंटी नोड, तो बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L हुई। और जब ये एक लूप कंप्लीट हुआ और एक लूप हाफ, इसमें हमेशा ही आपको हाफ लूप मिलेगा एक, तो ये 3V/4L हुआ, या कह लो 3F0 हुआ। यानी इसमें आप देख सकते हो सेकेंड हार्मोनिक एब्सेंट है, इसी तरह से 4th एब्सेंट होगा, 6th एब्सेंट होगा। तो जब स्ट्रिंग एक सिरे पर फिक्स होती है तो उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स बनते हैं, इवन हार्मोनिक्स नहीं बनते, सिर्फ ऑड हार्मोनिक, 3rd, 5th, 7th एंड सो ऑन। इसका जो जनरल फार्मूला है बेटा यहाँ पर वो है, यहाँ पे n को आप कह सकते हो नंबर ऑफ कंप्लीट लूप्स। जैसे यहाँ पे देखो तो n की वैल्यू 0 आएगी फर्स्ट वाले में, इस वाले केस में n की वैल्यू 1 आएगी, यानी एक कंप्लीट लूप है। कंप्लीट लूप का मतलब दोनों नोड्स के बीच में वो फंसा हुआ हो, एक स्ट्रिप फंसी हुई हो, या कह लो एक लेंथ फंसी हुई हो। तो बेटा ये हो गया इसका फार्मूला। तो आप देख सकते हो इसमें सिर्फ आपको ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगे, और सोनोमीटर में या वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स में आपको इवन और ऑड दोनों हार्मोनिक्स मिलेंगे। कंबाइंड वायर, ये क्या होता है? एक वायर का सिरा फिक्स है, ये तो एक सा है, मेरा वायर इधर है, दूसरी मोटी वायर से जुड़ा हुआ है, और ये एक साथ ऑक्सीलेट कराया जाए तो ये इनकी अगर कॉमन फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये अगर पहली वाली स्ट्रिंग मान लो है तो ये nth हार्मोनिक, N1 इसका हार्मोनिक है, इसका N2, ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये जब ऑक्सीलेट करेंगे तो ये जो पॉइंट होता है, यानी जो कॉमन जंक्शन होता है बेटा, ये नोड की तरह बिहेव करता है, और उस कंडीशन में ये उसकी कॉमन फ्रीक्वेंसी मिलती है। क्लियर? तो बेटा आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। क्या हेल्प मिली, कितना हेल्प मिली, उसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताओ। और बेटा फिजिक्स मूनशॉट का जो ऐप है उसको डाउनलोड करके रखो। कहीं कोई डाउट है फिजिक्स का आपको, आप उसमें पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में उसमें फ्रीली पूछ सकते हो। बेटा टेस्ट पूरा सेक्शन है, उसमें जाके आप टेस्ट दे सकते हो, पूरी एनालिसिस ले सकते हो, और उसमें भी अगर कोई डाउट आता है तो उसको चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। कई क्वेश्चंस बेटा ऑलमोस्ट उसमें डाले जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, फिर उनका ऑडियो सॉल्यूशन भेजा जाता है, यानी उसमें लगातार कुछ ना कुछ रीडिंग रिसोर्स चलता रहता है। ठीक है? तो बेटा फिजिक्स मूनशॉट का ऐप डाउनलोड करो। नंबर 1, यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं और फिर उनका वीडियो सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर डाला जाता है। तो बेटा आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, उसके साथ भी जुड़े हुए रहो। यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखो ही, ताकि जो भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है? तो बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, कीप स्टडिंग। एक बढ़िया रैंक से सिलेक्शन निकालना है, ये सोच के कि हमें एक सीट चाहिए बस अपने को, और बस वो एक सीट इस बार पानी है,
बढ़िया रैंक के साथ पानी है। कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू।